हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट होगा आज, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नेम है लॉज ऑफ मोशन। ये लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़े हैं। तो बस हमें ये फिर से रिवाइज करने एक बार अच्छे से, और थोड़ा बहुत वेक्टर्स की फॉर्म में भी लिखना है इन्हें। जो लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं उनको थोड़ा वेक्टर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो लिखना है हमने। और थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस थोड़ी लार्ज स्केल पे पढ़नी है। हम अब तक हमने छोटी छोटी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, कार्पेट इज बीटन बाय, उसकी थोड़ी बहुत रीजनिंग करी है। अब हम थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ये सब। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले सोचने वाले थे ग्रीक थिंकर, जिनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, उनकी एक फैलेसी थी। फैलेसी मतलब फॉल्स एजम्पशंस या फॉल्स थिंकिंग। तो ग्रीक थिंकर थे ये, मोशन के बारे में इन्होंने सोचा। थिंकर थे मतलब जो फिजिक्स के बारे में कमेंट्स देते थे। तो इन्होंने जैसे ही मोशन के बारे में सोचा, इनके मुताबिक क्या था कि नो ऑब्जेक्ट कैन मेंटेन देयर state of motion without external ठीक है, इसमें है नो ऑब्जेक्ट कैन मेंटेन देयर स्टेट ऑफ मोशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, उनके मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन है वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मेंटेन कर ही नहीं सकता। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट कैन नॉट मेंटेन देयर स्टेट ऑफ मोशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। मतलब उनके मुताबिक जो एक्सटर्नल फोर्स थी किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद हमारे पास एक फिजिसिस्ट आए, गैलीलियो। इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में। इन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन स्टार्स के बारे में बहुत सारा थ्योरी दी है फिजिक्स में। तो गैलीलियो थे, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन से रिगार्डिंग जो अरिस्टोटल की फैलेसी थी उसे गलत प्रूव किया। उन्होंने कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 इंक्लाइंड प्लेन्स लिए। ये दोनों फैलेसीज आपको नोट नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि लॉज ऑफ मोशन हमारे पास आए क्या। फर्स्ट था हमारे पास जो अरिस्टोटल की फैलेसी थी, फैलेसी मतलब फॉल्स थिंकिंग थी। उसके बाद गैलीलियो ने एक कंसेप्ट दिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बॉल को उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन से चलाया। फिर जब वो बॉल यहाँ पहुंचा तो वो हल्का सा रुका और फिर वो उसी स्पीड से ऊपर की ओर चलने लगा। और उन्होंने ऑब्जर्व करा वो बॉल जितना ऊपर यहाँ था वो यहाँ भी इतना ही ऊपर पहुंचा। तो उनके मुताबिक क्या था कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चलाने के लिए। मतलब कि उसके जो मोशन की स्टेट है वो वैसे ही बनाए रखने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। जबकि एरिस्टोटल ने बोला था कि हमें एक्सटर्नल फोर्स। तो जो गैलीलियो की ये थिंकिंग थी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, उसे हमारे फिजिसिस्ट न्यूटन ने कैरी आउट किया। उनको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने जो गैलीलियो का कंसेप्ट था उसे फॉरवर्ड किया और 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए एक्सपेरिमेंट करके। 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो वही लॉज हम अब पढ़ेंगे। ये थी हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री लॉज ऑफ मोशन की। अगर किसी को याद हो तो हमने क्लास 9th में जो पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास सिंपल सी चीज़ होती है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। मतलब एक बॉडी जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बॉडी रहने की कोशिश करती है। मतलब अगर किसी फोर्स से हम उस बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या करेगी, उस फोर्स को रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, वो आसानी से नहीं होगी। तो लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास पहला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लिख सकते हो आप, इसकी हेडिंग यही लिखना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
तो इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मैंने आपको बताया टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, आप लोग इसे कंप्लीट लिख लेना डेरिवेशन को, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। सिंपल है, अगर वो रेस्ट में है, इफ इट इज इन रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो उसके रेस्ट की पोजीशन को हटाने की कोशिश करेगी, उसे क्या करेगी बॉडी, रेजिस्ट मतलब अपोज, कुछ हद तक, जितना कि उसका बॉडी का वेट होगा। जैसे कि आप अगर आप किसी सॉलिड को, किसी टेबल को धक्का देना चाहो, तो वो चलने से पहले आपके जो फोर्स है उसको अपोज करता है ना, थोड़ा आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है। जब जो उसकी वो फोर्स है जो आपके बॉडी के मास को ओवरकम कर जाती है, मतलब जो फोर्स है वो बॉडी के मास से ज़्यादा हो जाती है, तब वो अपनी स्टेट चेंज करती है। और अगर वो मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा, मोशन विल रिमेन until an external force is applied। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर मोशन है, उसको रेस्ट में लाने के लिए मोशन टू रेस्ट आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप टेबल को मूव करना चाहो, मतलब वो मोशन में आएगा, ठीक है। इस स्टेट में क्या था, मोशन से रेस्ट में आएगा, तो हम एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं ना गाड़ी में, तो वो क्या है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, जो लॉ ऑफ मोशन है इसकी एक डिफाइंड स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी, या आप एवरी ऑब्जेक्ट लिखना, एवरी ऑब्जेक्ट tries to maintain its state of rest and of motion until an external force is अप्लाई, ठीक है। एरिस्टोटल के मुताबिक एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए थी उसे मोशन में रखने के लिए, बट ये है कि अगर उसका जो वो अपने स्टेट में रहेगी, अपनी स्टेट में अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, उसे तब किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। पर अगर उसकी जो स्टेट है मोशन की, उसे चेंज करना हो तो उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। तो ये थी आपकी फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, ठीक है। इसके मुताबिक इफ, एक कंडीशन है इसकी, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो अगर एक बॉडी मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा ना, इज ऑल्सो जीरो। देखो जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, आपका कोई व्हीकल मोशन में, जो एक्सेलरेशन है वो आप वहाँ पे क्या दे रहे हो, एक एक्सटर्नल फोर्स। वहाँ पे जो आपका मोशन है वो बिना किसी फोर्स के चल रहा है ऑब्जेक्ट, बट अगर आपको उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो जो आप एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसे, वो क्या है आपके पास, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो इनर्शिया वाला कंसेप्ट है वो मैंने नोट्स में नहीं बनाया है, तो वो आप इसी से नोट कर लेना, बाकी मैंने स्टेटमेंट लिखी है नोट्स में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके पास हैं, एक तो कारपेट बिटन बाय अ स्टिक, ठीक है। उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कारपेट के अंदर, वो क्यों झड़ जाते हैं जब आप उसे स्टिक से मारते हो, वो इसलिए झड़ जाते हैं कि जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाता है स्टिक लगने पे, पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जो फोर्स है स्टिक की उसे अपोज करते हैं। अपोज करने की वजह से क्या है, जो मोशन में कारपेट आ जाता है
वो तो हिलता रहता है, बट जो डस्ट पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो जहाँ से कारपेट निकल जाता है उसी जगह पड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है आपका कारपेट, आपने इसे जो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर वैसे ही रेस्ट पे हैं। जब आपने इसे स्टिक से मारा तो ये कुछ ऐसे हिल गया, पर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पे रह गए। तो क्या हुआ, कारपेट पीछे हो गया, पार्टिकल्स आगे निकल गए। तो इसी तरह पार्टिकल्स झड़ जाते हैं। ठीक है, ये था आपके पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो आपको नोट्स में सेंड कर दी जाएंगी। अब है हमारे पास एप्लीकेशंस के लिए जगह छोड़ लेना, डायरेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मत शुरू कर देना। तो ये हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये हमें एक नया कंसेप्ट देता है। वैसे तो ओल्ड कंसेप्ट है मोमेंटम, आपने पहले पढ़ा है, पर लॉज ऑफ मोशन में एक नया कंसेप्ट देता है मोशन में, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इज डायरेक्टली proportional to the force applied on the object। सिंपल सी बात है, जो फोर्स अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम क्या है आपके पास, यहाँ क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, अब कंसीडरिंग अ बॉडी, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेशन लिख रही हूँ, थोड़ी बहुत कंडीशंस बता देती हूँ आपको। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v। अगर हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन देते हैं उसे, तो जो वेलोसिटी है दैट इज चेंज टू v प्लस डेल v। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेंज क्यों अप्लाई किया है, ठीक है, मोमेंटम में चेंज हमने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, एक्सटर्नल फोर्स देनी है ना हमें एक्सटर्नल फोर्स देनी है, फोर्स अप्लाइड है ना, एक्सटर्नल फोर्स देनी है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज इन वेलोसिटी करा है। तो अगर हमारे पास इसका मोमेंटम देना हुआ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इन टाइम भी ले लेते हैं हम, रेट तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही दिया जाएगा ना, इन टाइम डेल टी। तो हमारे पास जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होगा वो कुछ ऐसा होगा, m डेल v वेक्टर। अब देखो यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम होगा, मोमेंटम भी दो है हमारे पास, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोर्ड में प्रॉपर नोट्स आएंगे आपके पास। इनिशियल मोमेंटम क्या है, प्राइमरी मोमेंटम दैट इज एम वी वेक्टर, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज मतलब जो उसकी मोमेंटम में चेंज होगा, चेंज तभी होगा जब इनिशियल और फाइनल दोनों अलग होंगे, दैट इज एम डेल वी वेक्टर। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाइड है हमारी दैट इज एक्सेलरेशन, वो कैसे होगा, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली, जो हम थ्रू एक्सेलरेशन अप्लाई करने के बाद उसे फोर्स दे रहे हैं एक्सटर्नल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम एम वी से दिया जाता है, और फाइनल मोमेंटम क्या है, एम डेल वी वेक्टर, सॉरी एम डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एफ वेक्टर जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एम डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल टी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लग रहा है, क्या यहाँ पे आप लिख देना के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हमारे पास अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं सिचुएशन, हेयर डेल टी टेंड्स टू 0।
जब हमारी ये कंडीशन होती है वेक्टर्स में डेल टी टेंड्स टू 0, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो सिंपल डेरिवेशन में आ जाती है ना, दैट इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू के एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, सिंपल सा आ जाएगा। तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के एम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन। ए वेक्टर, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है। अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए जो कांस्टेंट है इफ के इज इक्वल टू 1 ले लें, तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें फोर्स की क्वांटिटी भी देता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि फोर्स क्या है, फोर्स इन ऐसा यूनिट इज अ क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू अ बॉडी ऑफ 1 kg। ठीक है, 1 kg के मास वाली बॉडी को अगर 1 मीटर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स। तो ये था आपके पास कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे हम फोर्स डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक सा कंसेप्ट था हमारे पास कि जो फोर्स अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम हमने डिस्क्राइब करा क्या होता है, उसके बाद हमने सिंपल से डेरिवेशन करी। अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे पास सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, हमें क्या क्या जस्टिफाई करता है। सबसे पहले तो हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए किसी भी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, विच मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए तो मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन प्रोवाइड करके ही तो हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी बॉडी को जो मोशन में है, तो फोर्स भी 0 हो सकती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी 0। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन 0 पुट कर दे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, तो फोर्स भी हमारे पास 0 आ जाएगी। कैसे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, अगर एम मल्टीप्लाई बाय 0 कर दोगे तो फोर्स भी क्या आ जाएगी, 0, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंड पॉइंट। इसमें क्या है, जो हमारे पास वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो फोर्स है हमारे पास वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि वेक्टर कंपोनेंट्स भी इसमें एप्लीकेबल हैं। ठीक है, वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं ना, डायरेक्शंस होती हैं वेक्टर्स की, तो हम ये लिख सकते हैं डी वी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, उसी तरह डी वाई वेक्टर इज इक्वल टू एम वी डी वी वाई वेक्टर डी टी। तो इसका मतलब है इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, इनका क्या कंक्लूजन है कि जो फोर्स है अगर वो पैरेलल नहीं है वेलोसिटी के और परपेंडिकुलर है, ठीक है, मान लीजिए ये वेलोसिटी और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स है उसके जो कंपोनेंट में है वो कोई चेंज नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ठीक है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज वेलोसिटी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका एग्जांपल है जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसमें एंगल फॉर्म कर रहा है ना फोर्स और वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल है, तो जो दूसरा कंपोनेंट है अगर फोर्स चेंज हो रही है तो वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी अलोंग द मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट था अलोंग वाई एक्सिस वो तो चेंज हो रहा था, पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो चेंज नहीं हो रहा था। ये सेकेंड पॉइंट का हमारे पास कंक्लूजन है कि जो इफ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं है, और जो फोर्स है वो एक एंगल बना रही है वेलोसिटी के कंपोनेंट के साथ, जो नॉर्मल है फोर्स का, ये दैट रिमेन्स अनचेंज। दो में से कोई भी एक कंपोनेंट अनचेंज हो सकता है। ठीक है, और अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है
जो लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, एप्लीकेबल टू सिंगल और पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ये लॉ ऑफ मोशन है वो सिंगल और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो फोर्स है हमारी, जो फोर्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, फोर्सेस अप्लाइड बाय नेचर। ठीक है, अगर हम इंक्लूड करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस तो वो वही है जो हम एक्सटर्नली उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी फोर्सेस कंसीडर नहीं होगी, सिर्फ जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे वही फोर्स कंसीडर होगी। और उसके बाद है हमारा फोर्थ, जो एक्सेलरेशन है। अब तक हम क्या करते थे, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री से हमें फाइंड आउट होता था, मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा ट्रैवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट वैसे करते थे। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्सेलरेशन है वो किससे डिराइव होगा, फोर्स से। एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड बाय फोर्स। ठीक है, ये हमारे मेन 4 पॉइंट है जो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग मिले हैं और हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन सिंपल है, पढ़ के आपको समझ आ जाएंगी, इन्हीं लॉज पे बेस्ड है। अगर आपको समझ ना आए तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट फिट करने की कोशिश करना उन्हें उसमें, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछना। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम एक नया टॉपिक करेंगे, बहुत सारे नए टॉपिक्स करेंगे वैसे तो, बट इस चैप्टर के अंडर है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही मिला है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ही हमने मोमेंटम के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।